नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं विज्ञान यानी कॉमन साइंस सामान्य विज्ञान जो कि पीटी स्पेशल है और ये बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस रोड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो कि विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान है। और इसके अंतर्गत देखें तो सामान्य विज्ञान की जो अंतर्गत इसके तीनों पार्ट हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इस पर हम जो कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर अपना इस चैनल पर अपलोड कर दिए बायोलॉजी के अंतर्गत इसकी प्रारंभिक 2 लेक्चर इस नोट्स पर बेस्ड ऑन माइंड मैप पर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर दे सकते हैं। सारे लेक्चर इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप पर जो अन्य नोट्स हैं, अन्य नोट्स का मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी यूपीपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत देखें तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसके तीनों भाग एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न के तीनों भाग के लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। इसके अलावा ज्योग्राफी के भी दोनों भाग, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के दोनों पार्ट बना के चैनल पर अपलोडेड हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स के भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। हिंदी के भी जो टॉपिक वाइज हैं उस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में देखें तो विविध यानी जो पार्ट होगा इसमें तीनों भाग यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी के जो हैं तीनों भाग के विविध पार्ट को हम देखेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह पार्ट अति महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को देख लेते हैं, इसके विविध पार्ट को। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मानव रोग यानी परजीवी द्वारा होने वाले रोग के अंतर्गत हम देखेंगे। इसमें मानव रोग ही नहीं बल्कि पौधों के भी रोग, पशुओं के भी रोग, सारे रोग इसमें शामिल होंगे। तो चलिए एग्जाम दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होते हैं रोग, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया काज्ड रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग को शब्द हम इसमें हम देखने जा रहे हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले कौन से रोग हैं? तो इसमें सबसे पहले देखें तो हैजा यानी कलरा। इसके कारण जो जीवाणु से होता है वो विब्रियो कोलरी जो है यह बैक्टीरिया, इसके कारण हैजा होता है या कलरा होता है। डिप्थीरिया रोग देखें तो यह कारण बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग को मतलब टीबी कहते हैं यानी टीबी होता है। ट्यूबरक्लोसिस, एक टीबी दूसरा होता है, टेलीविजन नहीं होता है, टीबी होता है यानी इसको क्षय रोग कहते हैं यानी ट्यूबरक्लोसिस। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको नोट पॉइंट में आप देख सकते हैं, नोटेड पॉइंट ये है। इसके अंतर्गत थोड़ा नोट इसमें देख लें तो 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज की थी। यानी इसमें हमने देखा कालरा हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कर दी थी। और लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चराइजेशन की खोज की थी। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। इसके बाद कोड या लिप्रोसी रोग है, ये भी बैक्टीरिया से है। इसमें माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी बैक्टीरिया कारण होता है। टिटनस देखें तो क्लास्ट्रीडियम टाइफोसा बैक्टीरिया कारण होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया कारण होता है। प्लेग देखें पास्चुरेला पेस्टिस कारण होता है। काली खांसी बोर्डिटेला पर्टुसिस कारण होता है। निमोनिया देखें तो डिप्लोकोक ल्यूमिनी बैक्टीरिया कारण होता है। और गोनोरिया देखें तो यह नीसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसके बाद सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया द्वारा होता है। सुजाक देखें तो गोनोकाकस गोनोर हुई जो बैक्टीरिया द्वारा यह होता है। तो ये बैक्टीरिया जनित रोग को हमने देखा। इसके बाद विषाणु द्वारा रोग है, इसमें थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान रखें कि बच्चों को जो डीपीटी टीका लगता है, बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया काली खांसी तथा टिटनस रोग प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है। इसमें कौन कौन से रोग के अंतर्गत डीपीटी होता है इसको नोट कर लें। तो पहला आपका डिप्थीरिया होता है, दूसरा काली खांसी होती है और इसके बाद टिटनस इसमें होता है आपका टिटनस। ये है टिटनस यानी इसमें 3 रोग हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनस यानी डी से डिप्थीरिया है और इसमें टिटनस है और काली खांसी जो आपका है वो आपका पी इसमें है। तो इस तरह से ये डीपीटी का टीका लगता है बच्चों में। यानी पी इसमें जो अंग्रेजी काली खांसी को जो कहते हैं अंग्रेजी में प्यूटिसिस कहते हैं, यानी पी इसमें हिंदी में इसका काली खांसी, प्यूटिसिस यानी डिप्थीरिया, प्यूटिसिस और टिटनस टेक्टोसाइड डीपीटी इसमें है। और इसमें ध्यान रखें कि 6, 10, 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु में सुरक्षा 90 से 99% होती है डीपीटी टीके में। और इसके बाद देखें एक और टीका बीसीजी का लगता है। यहीं पर हम देख लें बीसीजी, क्योंकि बैक्टीरिया जनित में भी टीके आपके जो होते हैं बीसीजी का टीका लगता है। इसको बोलते हैं बेलिसस कार्टमेट ग्यूनिन, इसका पूर्ण रूप है। जन्म पर बच्चे के जन्म पर तपेदिक का मतलब ये क्षय रोग या टीबी से 70% सुरक्षा देता है बीसीजी का टीका। इसके अलावा इसमें जो डीटी का भी टीका लगता है। डीटी का मतलब ये होता है कि डिप्थीरिया इसमें होता है और
टेटनस जो होता है यानी 2 टीके जो लगते हैं DT के द्वारा लगता है, ये 5 वर्ष की आयु पर बच्चे के DT टीका लगता है। इसके बाद TT भी होता है, टेटनस टेक्नोसाइड भी होता है, यानी टेटनस का जो यही बैक्टीरिया से 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में लगता है। चलिए आगे देखते हैं, यानी बैक्टीरिया जनित रोग को हमने देख लिया। अब इसमें देखते हैं वायरस का आज डिजीज कौन कौन से हैं। तो इसमें देखें छोटी माता, इसके लिए जो वायरस होता है वारिसेला वायरस होता है। इसके बाद खसरा मिजल्स जो होता है तो मोरबिली वायरस होता है। पोलियो में पोलियो वायरस होता है। रेबीज में रेबीज वायरस, चेचक में देखें तो वेरिओला वायरस होता है। जन्नांग हर्पिस में हर्पिस वायरस होता है। एड्स याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एड्स जो वायरस जनित रोग है, इसमें HIV ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। हेपेटाइटिस वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा में मिको वायरस इन्फ्लुएंजा होता है। गलसुका में मम्प्स वायरस होता है। जेनाइटल हर्पिस में सिमले वैक्सडोट जिलेसिस, यह जो होते हैं यानी इसके वायरस हैं। तो इसमें भी टीके लगते हैं, उसके टीके को हम देख लें। जो वायरस जनित रोग होते हैं उसमें OPV देखें तो ये पोलियो के लिए होता है। OPV यानी ये जो होता है आपका 6, 10, 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय खुराक सुरक्षा इसमें 100% पोलियो की सुरक्षा मिलती है, यानी यह OPV टीका पोलियो के द्वारा बच्चों को दिया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें जो खसरा है यानी खसरा मिजल्स रोग देखें, इसके लिए भी है खसरा। इसमें जो होता है 9 से 12 माह की आयु पर सुरक्षा इसमें भी 100% होती है सुरक्षा। इसमें एड्स के बारे में थोड़ी जानकारी स्टार्ट कर लेते हैं, एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। एड्स को देखें तो हमने देखा कि इसका एड्स का जो पूरा रूप होता है, यानी इसको इस प्रकार समझें, इसका फुल फॉर्म कभी कभार पूछ देता है, AIDS होता है एड्स। इसका मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पूर्ण रूप होता है। इसके लिए एलिसा टेस्ट यानी ELISA एलिसा टेस्ट होता है इसका, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे एलिसा टेस्ट होता है। ये HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली, इससे पता चलता है कि व्यक्ति एक्स पीड़ित है या नहीं, इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। ध्यान रखें, HIV की टेस्ट जो एलिसा टेस्ट कहलाता है। इसके अलावा वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है। ये HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रसित है। इसके अलावा इसके जांच में अन्य महत्वपूर्ण जो होते हैं वो होता है HIVP24 एंटीजोन, यानी इसको बोलते हैं PCR टेस्ट होता है। HIV की स्पष्ट जांच, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखें तो CD4 काउंट परीक्षण भी होता है। इस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी है। इसमें देखें तो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट यानी RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड और DNA डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन टेस्ट को एडवांस तकनीकी सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगा लेती है। यह तकनीकी ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण को पहचान लेता है। इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। HIV पॉजिटिव रोगी के लिए एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी यानी ART, यानी जो HIV पॉजिटिव रोगी होगा, HB पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रेट्रोथेरेपी यानी ART की व्यवस्था। ART किससे ध्यान रखना, ये भी HIV पॉजिटिव लोगों के लिए है। ART सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एडिजोथाइमिन यानी AZT, एड्स के उपचार के लिए एडिजोथाइमिन यानी AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा देखें और रोगों में इसमें जो है डेंगू ज्वर, यानी इसमें देखें डेंगू भी आपका जो है डेंगू ज्वर को इसमें शामिल करते हैं। तो डेंगू ज्वर मादा एलिस एजिप्टी मच्छर के काटने से, यानी डेंगू ज्वर किससे काटने से होता है, मच्छर काटने से। उस मच्छर का नाम क्या है, मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 में कलकत्ता में सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यानी डेंगू ज्वर जब होगा या बुखार होगा तो मानव शरीर में क्या प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, सुरक्षा कवच की कमी हो जाती है। पोलियो वैक्सीन का विकास, यानी पोलियो हमने देखा यह है, पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 यानी काफ़ी पहले ही 1952 में जो 19 साल था 1962 में एल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, यानी टाइप 1 प्रकार का, टाइप 2 प्रकार का और टाइप 3 प्रकार का। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों की 3 श्रेणियां हैं। सबसे कम मरीज टाइप 2 के हैं, यानी सबसे कम मरीज टाइप 2 के विश्व में हैं और अधिकतर टाइप 3 के मरीज होते हैं, सबसे अधिक जो टाइप 3 के मरीज हैं। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई है। इसके बाद देखें चिकनगुनिया भी है एक महत्वपूर्ण रोग के अंतर्गत। चिकनगुनिया को देखें तो यह दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ था। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है, यानी वायरस जनित रोग है। यह मादा एडिस मच्छर, यानी हमने देखा जो डेंगू ज्वर ये भी आपका जो है वायरस से है और पोलियो तो वायरस से है ही और चिकनगुनिया भी वायरस से है। यह मादा एडिस मच्छर हमने देखा था कि जो डेंगू उसमें मादा एडिस एजिप्टी मच्छर थे और इसमें मादा एडिस मच्छर मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से
यानी जिप्टी इसमें भी है, यानी डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया के लिए एक ही मच्छर जिम्मेदार है। जिप्टी मच्छर काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य रोगों को काटते हैं, जिससे ये बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से बीमारी किसी और को नहीं हो सकती, यानी संक्रामक की बीमारी नहीं है। इसमें थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। देखिए प्रभावित जो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें लक्षण नहीं दिया गया, इसका कारण दिया गया, लक्षण नहीं गया। थोड़ा सा विस्तार इसमें कुछ पार्ट को कर लेते हैं। जैसे एड्स है, एड्स को हमने समझ लिया विस्तार से, बहुत विस्तार समझा। एड्स में इससे प्रभावित अंग क्या होगा? एड्स से प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC प्रभावित हो जाएगी, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस प्रभावित हो जाएगी। विषाणु हमने देख लिया HIV है। इसके लक्षण में रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। एड्स इसको होगा वो जो आपका है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाए। इसके बाद डेंगू को हमने देख लिया, उन्हें इसमें देख लिया। डेंगू हालांकि इसमें शामिल नहीं किया। डेंगू ज्वर, इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इससे शरीर का देखें तो संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आंख एवं जोड़ प्रभावित होते हैं। और इससे एड्स जो आपका डेंगू ज्वर है, इससे जो संबंधित वायरस है अर्बो वायरस है। और इसके लक्षण आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। पोलियो को देखें तो पोलियो जो है यह विषाणु, देखें पोलियो का जो विषाणु आपका है वो, यानी प्रभावित अंग देखें पोलियो से गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान प्रभावित होते हैं। और इस विषाणु का नाम पोलियो ही है। और लक्षण इसमें उच्च बदन में दर्द, यानी ज्वर इसमें होता है, बदन में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी, आंख की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इन्फ्लुएंजा, चेचक भी वैसे ही है। चेचक को देख सकते हैं, इस संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इसका बैक्टीरिया का नाम हम देखा, ये बैक्टीरिया आपका है। और इससे तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं। इसके बाद छोटी माता होती है, ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। इसका वायरस हम देख सकते हैं छोटी माता का, यानी यहाँ पर है छोटी माता शुरू में ही दिया गया है। और इसका छोटी माता का देखें जो लक्षण इसमें हल्का बुखार, शरीर पर चित्तियाँ पड़ जाती हैं। इसके बाद खसरा भी हमने देख लिया था। खसरा इसके यह जो वायरस ये भी संपूर्ण शरीर पर होता है। इसके देखें तो शरीर पर लाल चकत्ता ये पड़ जाता है। इसके ट्रेकोमा, अभी हमने देखा था कि WTO जो है भारत को ट्रेकोमा मुक्त कर दिया है। ये आंख की बीमारी ट्रेकोमा होती है, ये भी वायरस से इंपॉर्टेंट है कि वायरस जनित रोग ट्रेकोमा है, आंख को प्रभावित करती है। इसके लक्षण में आंख लाल होना, आंख में दर्द होना आता है। इसके बाद हेपेटाइटिस या पीलिया देखें, जो पीलिया है इसका अन्य नाम आप याद कर सकते हैं, यानी इसमें पीलिया नहीं दिया है तो पीलिया को भी आप समझ लें कि पीलिया भी जो आपका है वह विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस जनित रोग है। और पीलिया देखें तो यानी इसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, पीलिया को हेपेटाइटिस भी कहते हैं। और यकृत को प्रभावित करता है। इसके लक्षण में पेशाब पीला होता है, आँख एवं त्वचा पीला हो जाती है। इसके बाद रेबीज भी जो है जो वायरस जनित रोग है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके जो वायरस है रैबिडो वायरस है, इसमें रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। मेनिंजाइटिस देखें, मेनिंजाइटिस भी जो आपका वायरस जनित रोग है, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसमें तेज बुखार आता है। हर्पिस देखें तो इससे ये भी वायरस जनित रोग है, इससे त्वचा प्रभावित होती है। और हर्पिस वायरस से त्वचा में सूजन हो जाती है इससे, यानी हर्पिस इसमें देख सकते हैं। ये सारी जानकारी है। हेपेटाइटिस को हमने देखे, हेपेटाइटिस यही जो इसको पीलिया कहते हैं, हेपेटाइटिस इसमें दिया था तो ये पीलिया है। और इससे यह है। और इसको प्रभावित अंग में देखा था, पेशाब पीला होता है, आँख त्वचा पीला हो जाता है, यानी ये सारी जानकारी इसमें विस्तार से दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी प्रोटोजोआ कास्ट डिजीज कौन कौन से होते हैं? तो रोग मलेरिया देखें। मलेरिया जो है इसके कारक क्या है? प्रोटोजोआ है। ये प्लाज्मोडियम वाइबैक्स ये प्रोटोजोआ होता है। अमीबिएसिस रोग देखें तो एंट अमीबा सिंप्लेक्स होता है। काला ज्वर देखें तो लिस्मैनिया बालू मक्खी काटने से होती है। पायरिया देखें तो एंट अमीबा जिंजिविसिस से होता है। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसा से होता है। तो ये जो है प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। प्रोटोजोआ का मतलब यहाँ परजीवी से है। परजीवी यानी एक दूसरे पर रहकर आश्रित होकर जीते हैं, इसको परजीवी भी कहेगा तो आप प्रोटोजोआ समझेगा कि क्योंकि ये दूसरे पर आश्रित होकर जीते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका कोई जीवन नहीं होता। तो परजीवी या प्रोटोजोआ स्वर्ण। पहले हमने देखा मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो तिल्ली एवं RBC यानी रेड ब्लड कार्पस जो होता है, रेड ब्लड कार्पस यानी जो ब्लड होता है उसके एक महत्वपूर्ण भाग में RBC, WBC और प्लाज्मा होता है 3 पार्ट में। तो इसमें रेड ब्लड कार्पस मलेरिया से प्रभावित होता है, साथ में तिल्ली भी। परजीवी को हमने देख लिया ये है। और इसके वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज, यानी इसका वाहक है मादा एनाफिलीज। मच्छर जो है इसका वाहक है। लक्षण ठंड के साथ बुखार आता है। इसके बाद पायरिया को देख सकते हैं, ये पायरिया है, यह मसूड़ों को प्रभावित करता है। और इसका परजीवी जो प्रोटोजोआ है एंटी अमीबा जिंजिविस, इसको देख सकते हैं ये है। और इससे मसूड़ों से रक्त निकलता है। इसके बाद सोने की बीमारी, ये देख सकते हैं, ये सोने की बीमारी, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका वायरस ये प्रोटोजोआ ये है, परजीवी ये है सोने की बीमारी से। और ये सीसी इंपॉर्टेंट है कि सीसी मक्खी द्वारा ये फैलता है सोने की बीमारी। बहुत नींद के साथ बुखार आता है इसमें। इसके बाद देखें इसमें जो है प्रोटोजोआ या परजीवी से जो आपका होता है, इसके बाद पेचिस भी होता है। पेचिस इसमें नहीं दिया है, पेचिस आंत की बीमारी है। और इसके लिए जो परजीवी या प्रोटोजोआ जिम्मेदार एंटी अमीबा हिस्टोलिका है पेचिस के लिए। और इससे प्रभावित जो इसके लक्षण है, श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होता है पेचिस में।
चलिए इसमें कुछ और जानकारी जोड़ लेते हैं। तो देखें मैकुलाच ने 1827 में यानी बहुत पहले ईस्वी में शब्द मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद था पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी द्वारा की जाती है। लेवरन 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति की रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। रोनाल्ड रास 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है मलेरिया का। चलिए इसमें कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ट्रिक्स अपने अपने स्तर पर सभी लोग बना सकते हैं। इसमें ट्रिक्स देखें कुछ जो हैं रेडीमेड इस तरह से ट्रिक्स इसमें देखें प्रोटोजोआ या परजीवी द्वारा रोग होने की उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें इसमें पेचीदा काम सौंप, ये जो है परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा रोग, इसको आप समझ सकते हैं। पे का मतलब इसमें पेचिस है और इसमें यानी पेचिस, पेचीदा का मतलब पेचिस ही हुआ। और इसमें का जो है वह काला जार है, यम इसमें मलेरिया है और इसमें जो शव है वो सोने की बीमारी है और प जो इसमें है पायरिया है। यानी पहला जो पूरा शब्द पेचीदा शब्द है इसका मतलब पेचिस ही है। इसमें कोई तीन शब्दों में तीन अलग नहीं, इसमें एक ही शब्द आप याद रखें पेचिस है। और क से इसमें काला जार, म से मलेरिया, स से सोने की बीमारी और प से पायरिया। ये सारे जो रोग हैं वह परजीवी या प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। इसके बाद देखें बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों को यदि हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। पंडित का टीका न्यू है, ऐसे हम इसको बैक्टीरिया जनित रोग से समझ सकते हैं। देखिए इसमें कैसे पकड़ते हैं इसको, यहाँ पर सॉरी पुनः इसको लिखना पड़ेगा। पंडित का टीका न्यू है, चलिए पकड़ते हैं इसको। प से इसमें देखें तो प्लेग है, यानी पंग इसमें प्लेग है। डी इसमें डिप्थीरिया है, तो इसमें देखें टाइफाइड है। और क देखें का इसमें काली खांसी है। और ट इसमें देखें ये जो टीका में टी है टिटनस है। और इसमें का पीना देखें, इसमें जो का है वह कुष्ठ रोग यानी कुष्ठ रोग है। न्यू का मतलब यहाँ पर देखें हमने देखा टीका में टी जो है वह टिटनेस का था और का इसमें जो है वह कोढ़ या कुष्ठ है। और न्यू का मतलब इसमें जो है निमोनिया है का मतलब हैजा है। तो ये जो रोग है बैक्टीरिया जनित रोग के ट्रिक्स है। शेष आपका जो होगा वो अपने आप जो हो जाएगा वह वायरस जनित रोग में पकड़ा जा सकता है। तो उसके लिए ट्रिक्स कोई आवश्यकता नहीं, दो यदि आप पकड़ लेते हैं तो तीसरा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। ये तीनों रोग नहीं होते हैं, आगे यदि हम देखते हैं तो इसमें आनुवंशिक रोग कृमि जनित रोग भी होते हैं, तो इसको थोड़ा सा पकड़ना होगा। ये ज़्यादा वैसे रोग नहीं होते हैं और ये पकड़ में आ भी जाते हैं। कृमि रोग देखें तो वार्म काज डिजीज देखें तो इसमें फाइलेरिएसिस रोग है, यह कोचेरियास बैक्रोफ्लाई बुर्गिया टिमोरी द्वारा यह कृमि द्वारा रोग होता है। इसके बाद टीनिएसिस देखें तो टीनिया सोलिसस के कृमि द्वारा होता है। इसके बाद एस्कोरिएसिस देखें तो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस ये कारक है, कृमि या वार्म है इस रोग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें जो है कवक जनित रोग में कुछ और इसमें है। तो एथलीट फुट यानी इसमें हमने कृमि देखा और ये इंपॉर्टेंट है कवक यानी फंगस के कारण जो रोग होते हैं इसमें एथलीट फुट वेरी इंपॉर्टेंट। एथलीट फुट देखें तो इसके जो कवक कारण होता है ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम होता है। खाज स्कैरिस देखें तो स्कैरस स्कैबिज होता है। दांत जो रिंगवार्म होता है ट्राइकोफाइटोन एपिड मार्फोटोन इसके कवक कारण होते हैं इस रोग के। तो तीन रोग इसके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कवक जनित रोग हैं यानी फंगस के कारण होने वाले रोग ये हैं। इसको थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। इसमें जो शामिल होता है अस्थमा, दमा भी होता है, इसमें नहीं दिया है, अच्छा इसमें दांत दिया। दमा भी जो होता है एक कवक जनित रोग होता है फफूंद के कारण, या इसको अस्थमा कहते हैं। ध्यान दें कि मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूगेमेंट नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह संक्रामक रोग है। दमा क्या संक्रामक। इसके बाद एथलीट फुट को हमने देख लिया। एथलीट फुट यह रोग टीनिया पेसिट नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग जो पैरों की त्वचा के फटने कटने और मोटे होने से होता है। खाज हमने देख लिया, खाज इसमें है। यह रोग स्कैरिस स्कैबिज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है तब सफेद दाग पड़ जाते हैं। गंजापन देखें, इसमें गंजापन भी नहीं दिया है यानी बाल्डनेस भी फंगस कारण होता है। यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इसके सिर के बाल गिर जाते हैं। इसके बाद दांत इसमें दिया है, दांत को। यह रोग ट्राइकोफाइटान लेकोकोसस नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है, इससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। इसके बाद कुछ और रोग को इसमें देख लें तो मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग भी होते हैं। आनुवंशिक रोग आगे हालांकि आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं आनुवंशिक रोग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्णनता होता है यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी ये आनुवंशिक रोग है। नोटेड पॉइंट है कि मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग में वर्णनता यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसमें रोगी को लाल, नोट पॉइंट है कि लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है।
इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, यानी इस रोग से मुख्य रूप से कौन प्रभावित होता है? पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। एक्स में XX गुणसूत्र होता है और पुरुष में XY होता है, और इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। इस रोग की वाहक स्त्रियाँ होती हैं, यानी इस रोग की वाहक स्त्रियाँ होती हैं, यानी वर्णांता की वाहक कौन होती हैं? स्त्रियाँ होती हैं। इसके बाद हीमोफीलिया देखें। हीमोफीलिया भी जो है आनुवंशिक रोग है। इस रोग में व्यक्ति चोट लगने पर आधा घंटे में से 24 घंटे समयांतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया भी देखें पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब उनके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होते हैं। इस रोग की वाहक स्त्रियाँ होती हैं, यानी वर्णांता और हीमोफीलिया दोनों की वाहक जो होती हैं स्त्रियाँ होती हैं, लेकिन प्रभावित पुरुष होते हैं। हेल्डेन की मानना है कि यह रोग ब्रिटेन महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम भी आता है। यह रोग स्त्रियों में होता है। टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में ये आनुवंशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। इससे शरीर में अल्पविकसित का छोटा तवक चपटा हो जाता है, जननांग प्राय अविकसित होता है, जिससे विभाज या सरटाइल हो जाती हैं। इसके बाद क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, 46 से बढ़कर 47। और इससे पुरुषों का वृषण अल्पविकसित होने स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। इसके बाद डाउन सिंड्रोम भी आनुवंशिक है। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या कहते हैं? मंगोलिज्म कहते हैं। इसके पटाउ सिंड्रोम भी होता है। इसमें रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाता है। इस रोग से रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। इसके बाद अन्य रोग भी आते हैं। अन्य रोगों को इसमें शामिल करें तो पक्षघात या लकवा मारना, पैरालिसिस भी होता है, एलर्जी भी होती है, सिजोफ्रेनिया भी होती है, मिर्गी भी होती है, डिप्लोपिया भी होती है, कैंसर भी होता है। और कैंसर आगे हम देखेंगे तो ये 4 प्रकार के कैंसर होते हैं। थोड़ी जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं क्योंकि विस्तार इसका करना आवश्यक है। पक्षाघात या लकवा क्या होता है? इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। इसका कारण अधिक रक्तदाब यानी हाई BP के कारण यह हो जाता है। मस्तिष्क कोई धमनी फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना। इसके बाद एलर्जी होता है। एलर्जी देखें, कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया करने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। एलर्जी के उदाहरण में ये आप नोट करें कि खुजली भी एलर्जी है, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा एलर्जी के उदाहरण है। इसके बाद सिजोफ्रेनिया देखें तो मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य मानता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत से चिकित्सा से काफी सहायता मिलती है। इसे मिर्गी देखें तो इससे अपस्मार रोग भी कहते हैं। यह मस्तिष्क की आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह में झाग निकलता और मल पेशाब भी निकलने लगता है मिर्गी में। इसके बाद डिप्लोपिया देखें, यह रोग आंख की मांसपेशियों में पक्षघात पैरालिसिस कारण होती है। कैंसर देखिए, मनुष्य के शरीर में किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित, याद रखें कि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित को ही कैंसर कहते हैं। यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है तो इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छों को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित करने में जो समय लगता है उसे लेंटेट पीरियड कहते हैं। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार समझ लें तो कार्सिनोमास होता है। इसकी उत्पत्ति उपला उत्कोष से होती है। इसके बाद सार्कोमास होती है। यह कैंसर संयुक्त को अस्थियों, उपास्थियों, पेशियों से बना होता है। इसके बाद ल्यूकेमियास होता है। ल्यूकेमियोसाइट्स में असमान वृद्धि कारण होता है। इसका लिम्बोमास होता है। यह कैंसर लसका गांठों में प्लीहम होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रासियम, याद रखें कि जो रेडियो एक्टिव स्ट्रासियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। इटाई रोग कैंडियम के कारण होता है। एक रोग इटाई भी है जो कि कैंडियम के कारण होता है। कुछ और रोग को इसमें शामिल कर लेते हैं तो देखें, जो डिजीज काज बाय वाटर यानी पानी के कारण पानी जो प्रदूषित होता है, पानी के कारण जो रोग होते हैं वो भी एग्जाम पूछता है। तो मिनी माटा देखें तो इसके रोग का कारण जो है वो मेथिल मरकरी है, यानी जो Hg है इसके कारण, यानी पानी में यदि Hg की मात्रा हो जाए, मेथिल मरकरी हो जाए तो मिनी माटा रोग होता है। इटाई देखें तो कैंडियम, यानी कैंडियम को हम देखा, इटाई पानी में कैंडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इटाई रोग होता है। लेड अनीमिया जो होता है लेड के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी अक्सर एग्जाम पूछता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का रोग का कारण क्या है, तो नाइट्रेट यानी जल में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। स्केलेटल फ्लोरोसिस, यानी स्केलेटल फ्लोरोसिस जो रोग है देखें तो फ्लोराइड के कारण होता है। और नाक नी सिंड्रोम देखें, नाक नी सिंड्रोम जो होता है वह ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक कारण होता है। यानी स्केलेटल फ्लोरिस को नाक नी सिंड्रोम भी कहते हैं और यह फ्लोराइड के कारण होता है। ये यूपीपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया था कि स्केलेटल फ्लोरिस जो किसके कारण होता है, या इसको नाक नी सिंड्रोम कहते हैं किसके कारण, तो फ्लोराइड कारण होता है। इसके बाद ब्लैक फुट डिजीज जो होता है आर्सेनिक, पानी में आर्सेनिक की मात्रा हो जाती है, ब्लैक फुट डिजीज होता है। इसके बाद आयोडीन के कारण, आयोडीन 131 होता है तो इसके कारण भी रोग होते हैं। इसके बाद यूकैची अस्थमा जो ये होता है SO2
के कारण होता है। इसके बाद देखें तो आपका कोल डस्ट जो होता है, ब्लैक लंग डिजीज होता है, कोल डस्ट के कारण ब्लैक लंग डिजीज होती है। और एवेस्ट्रोसिस रोग देखें तो एवेस्ट्रोस के कारण होता है, इसका कोई इलाज नहीं, लंग की बीमारी है। सिल्कोसिस देखें तो सिल्का के कारण होती है, ये भी लंग की बीमारी है, यानी फेफड़े की बीमारी है। चलिए बीमारियों के बारे में हमने बहुत काफी विस्तार देख लिया। अब इसमें देख लेते हैं कुछ ऐसे चिकित्सा संबंधी आविष्कार जो किए गए हैं, यानी इससे पहले यह देख लेते हैं प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम देखते हैं। तो राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 में, सामान्य रोग निगरानी परियोजना 1997-98 में, जननी सुरक्षा योजना 2003-04 में, वंदे मातरम योजना 2004 में शुरू की गई। याद रखें कि ये सारे जो स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधित, यानी वंदे मातरम कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधित, जननी सुरक्षा कार्यक्रम तो मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधित स्पष्ट है। तो प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हमने देखा कि इसमें जो आपका है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण 1962 में, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में, यानी इत्यादि ये सारी जानकारी हमने इसमें कवर कर लिया। चलिए आगे जल्दी से देखते हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार को, डिस्कवरी रिलेटेड ट्रीटमेंट देखते हैं जल्दी से। इसमें ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से होते हैं। तो इसमें देखिए विटामिन की खोज फंक ने किया, विटामिन बी खोज मैकुलन ने, विटामिन डी की हापकिंस ने, स्ट्रेप्टोमाइलिन खोज बाम्समैन ने, होम्योपैथी खोज हनी मैन ने किया, ओपन हार्ट सर्जरी खोज वाल्ट लेह ने किया, प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड एंड स्टेटो ने किया, एंटीजन खोज लैंड स्टीनर ने किया, क्लोरोफार्म्स ने हायरसन था सिम्पसन ने किया, टेरामाइसिन खोज फिलिन ने किया, डायबिटीज की खोज बेटिंग ने किया, पोलियो वैक्सीन के जॉन ए साल्क ने, बैक्टीरिया खोज लियोन हार्क ने किया। इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया खोज इंपॉर्टेंट है, पोलियो वैक्सीन डायबिटीज की खोज को भी इंपॉर्टेंट है, और क्लोरोफार्म को भी इंपॉर्टेंट रूप से समझ लें। इसके बाद देखें अगला इंपॉर्टेंट आरएनए की खोज देखें तो जेम्स वाटसन और आर्थर बर्ग ने किया, मलेरिया परजीवी चिकित्सा रोनाल्ड क्रास ने किया, विटामिन ए मैकुलन ने, विटामिन सी होलकट ने, सल्फा ड्रग्स ड्रगमैन ने, हृदय प्रत्यारोपण देखें तो यह क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, लिंग हार्मोन स्टेन नाच ने किया, गर्भ निरोधक गोलियां जो है पिकनेस ने, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफसु आइनोयोवन ने, और इंसुलिन की खोज बेटिंग ने, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने, पेनिसिलिन खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बीसीजी यूरिन कालमेट ने, रक्त परिवर्तन कार्ड स्टर्लिना ने, डीएनए को जेम्स वाटसन थक्रिक ने, पेचिस तपले की चिकित्सा कीटाजाटोज ने किया। इसके बाद पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग देख सकते हैं। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन एक नज़र आप इसको देख लें, रोग का नाम और कारण ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से हो सकते हैं, ऐसा आपका हो तो इसलिए आप केवल देख लें इसको। इसके बाद पौधों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण रोग को देख सकते हैं। आलू का एक एग्जाम पूछा जा सकता है, इसमें आलू का विलंबित अंगमारी रोग देख सकते हैं। ये जो है इसके कारण यानी कवक जनिक पादप रोग और रोगकारी कवक कौन से हैं तो इसमें देख सकते हैं कौन, राई का एक गांठ रोग देख सकते हैं, आलू का वाट रोग, बाजरा के इत्यादि को देखा जा सकता है। इसके बाद बीजाणु जनित यानी ये कौन था आपका, ये जीवाणु बीजाणु यानी इसका मतलब ये कर सकते हैं, और इसमें बीजाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कवक कौन है इसमें देखें, ये सारे इसमें शामिल हैं। यानी जीवाणु जो आपके हैं वो आपके बैक्टीरिया जनित रोग कहलाते हैं। तो जीवाणु पादप रोग और रोगाणु इसमें देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप एक बार एक नज़र देख लें। और इसके बाद देखें ये सारे रोग इसमें हैं। इसके बाद विषाणु जनित रोग यानी वायरस जनित रोग पादप रोगकारी कारण का, इसमें तंबाकू का मोजाइक रोग इंपॉर्टेंट है, टोबैको मोजाइक वायरस है। और सारे मोजाइक रोग देखें तो आप तंबाकू में, आलू में और फूलगोभी में भी लगता है मोजाइक रोग, गाजर का पत्ता रोग इत्यादि देख सकते हैं। अजैविक पादप रोग देख सकते हैं, यानी जो अजैविक रूप से, जैसे देखें नींबू में डाइबैक कापर कमी से, आंवले में आंतरिक निक्रोपिन बोरॉन कमी से, नींबू में लिटिल लीफ इत्यादि, ये भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। धान में खारा रोग जस्ता कमी से ये पूछ देता है अक्सर एग्जाम में, तो इसको भी देख लें। यानी इसको चलिए चर्चा कर ही लेते हैं क्योंकि अक्सर ये पूछता है इसलिए ज़्यादा इस पर। और यहाँ तक हमने देखें नींबू में लिटिल लीफ कापर कमी से, आम में लिटिल लीफ जस्ता कमी से, मटर मार्स रोग मैग्नीज कमी से, धान में खारा रोग जस्ता कमी से, फूलगोभी का वीपटेल मॉलिब्डेनम कमी से, चुकंदर में हार्ट राट बोरान कमी से, आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 कमी से, फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरान कमी से। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको शामिल कर लेते हैं। सबसे बड़ा स्तनी नीली व्हेल है, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकन हाथी, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल है कछुआ, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर है, और सबसे बड़ा कपी देखें गोरिल्ला, बुद्धिमान कपी देखें चिंपैंजी, छोटा कपी गिब्बन, ये एग्जाम पूछता है। सबसे छोटा उड़न पक्षी कीवी है, सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य स्क्विड है, सबसे बड़ा मेढक राना गॉल्थिन है, सबसे बड़ी सीपी ट्राइडेना है, सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड हेमी फस्कस है, सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है, सबसे लंबी कोशा तंत्रिका कोश होती है नर्वस सेल है, सबसे प्रारंभिक हेल्थ मीन्स देखें प्लेनेरिया है। इसके बाद अवास्तविक मछलियाँ अक्सर पूछता है, यानी कौन सी मछली नहीं है। अवास्तविक मछली का मतलब ये मछली इनके नाम में जुड़ा लेकिन मछली होती नहीं, जैसे इसमें देखें सारे में देखें फिश जुड़ा है लेकिन ये सारे फिश नहीं है। इसमें देखें ये है क्या, जैसे स्टार फिश पूछता है मछली नहीं है, ये इकाइनोडोर्म्स है स्टार फिश, सिल्वर फिश भी मछली नहीं है, इंसेप्टा है, जेली फिश भी मछली नहीं है, सिल ट्रेटा वेनिडेरिया है, डेविल फिश यानी जिसको डेविल फिश जो आपका ऑक्टोपस होता है ये मोलास्का है,
कटल फिश मोलस्का है, क्रेव फिश आर्थ्रोपोडा है, व्हेल फिश स्तनधारी, यानी ये फिश इसमें जुड़ा है लेकिन वास्तव में फिश नहीं। एग्जाम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लें। इसके बाद अगला कुछ फल है उनसे खाने योग्य भाग भी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेब देखें तो ये पुष्पासन इसका खाया जाता है, नाशपाती का पुष्पासन, आम का मध्य फल वित्ती, अमरूद का फल वित्ती, बिंडासन बीजांडासन का, अंगूर का फल वित्ती बीजांडासन, पपीता का मध्य फल वित्ती, नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है और टमाटर का फल वित्ती व बीजांडासन खाया जाता है। इसमें नोटेड पॉइंट ये देखें, जो सेव है, सेव और कटहल जो होता है असत्य फल होते हैं, फल नहीं होते हैं, फाल्स फल के अंतर्गत हैं, जिसको पुष्पासन खाया जाता है, यानी एक क्या है, फाल्स फल के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखें तो सरल फल के अंतर्गत अमरूद और केला आते हैं, पुंज फल के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी रसभरी आते हैं और संग्रहित फल के अंतर्गत कटहल और शहतूत आते हैं। इसके बाद जो आपका फाल्स फल के अंतर्गत जो सेव और कटहल, ये फाल्स फल हैं। इसके बाद देखें आवृत्त बीजी भी होते हैं। आवृत्त बीजी का मतलब बीज फल के अंदर होते हैं और इसमें एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री एक बढ़ जाते हैं आगे चल करके, हालांकि ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। और देखें तो इसमें एक बीजपत्री पौधों के एग्जाम्पल में देखें तो लहसुन, प्याज इत्यादि आते हैं। और इसमें जो आपका सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर और गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा इत्यादि देखें एक बीजपत्री के अंतर्गत हैं। और द्विबीजपत्री के अंतर्गत देखें तो मूली, सलजम, सरसों, कपास, भिंडी, गुड़हल और सभी दलहन फसलें जो द्विबीजपत्री होते हैं। और आगे हालांकि इसमें हम चलिए देखते हैं, खाने वाले भाग को हमने देख लिया। अब आगे महत्वपूर्ण वनस्पतिक नाम और वनस्पति यहाँ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है वनस्पति विज्ञान उसकी शाखाएँ हैं और यहाँ पर जो दिया गया है इसको आप देख सकते हैं, यानी खाने वाले भाग के रूप में यहाँ पर भी था। केला देख सकते हैं, एक केला के कौन सा भाग, केला मध्य अंत वृत्ति खाया जाता है, गेहूं का भ्रूण पोषण भ्रूण, काजू का पुष्य वृण बीजपत्र, लीची का एरिल और चना का बीजपत्र भ्रूण, मूंगफली का बीजपत्र भ्रूण, शहतूत का देख सकते हैं यह रसीले रसीलपुंत, कटहल का परिदलपुंत रो बीज, अनानास का परिदलपुंत, नारंगी का हेरी जूस इत्यादि इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो नाम है महत्वपूर्ण वनस्पति, उन सबके नाम आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखें हल्दी को आप देख लें, केसर को देख सकते हैं, पान का पत्ता, सुपारी इत्यादि को, लौंग इत्यादि को देख लें, इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हालांकि ये भी पूछे नहीं गए हैं एग्जाम दृष्टिकोण से। चलिए जो पूछेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी फल के खाने वाले भाग को तो हमने देख लिया, आगे देखते हैं इसमें मूसला जड़ों का रूपांतरण किनका किनका होता है। तो शंकु आकार गाजर का, कुंभी आकार सलजम चुकंदर का, तुर्क रूप जो मूली का होता है। ये मूसला जड़ के रूपांतरण, गाजर किससे बनता है, जड़ के रूपांतरण से, सलजम चुकंदर गाजर के रूपांतरण से, मूली का भी जड़ों के रूपांतरण से। और उन जड़ों का नाम क्या है देख सकते हैं। इसके बाद ये भी तनों का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, इस टर्म देखें तो आलू जो होता है तनों के रूपांतरण से बनता है और कंद इसका नाम है। बंडा केसर ये भी तनों के रूपांतरण से घनकंद है। प्याज भी तनों के रूपांतरण से होता है, सलकंद है, बल्ब है। हल्दी और अदरक भी देखें तो यह जो आपका है तनों के रूपांतरण से प्रकंद है। इसमें तनों के रूपांतरण के एक ट्रिक्स के माध्यम से थोड़ा याद करना चाहें तो देख सकते हैं। यानी इसमें देखें तो हद, यानी इसको ट्रिक्स के रूप में देखना चाहें तो हद कर दी आपने, इससे हम ट्रिक्स जो है तनों के रूपांतरण को याद कर सकते हैं। इसमें हद का मतलब हल्दी है, कर इसमें कुछ नहीं होगा, दी का मतलब इसमें आदि है, आपने में आ जो है इसमें आलू है और प का मतलब इसमें प्याज है। तनों के रूपांतरण, ये तनों के रूपांतरण से इतने हैं, हल्दी है, आदि है, आलू है, प्याज है, ये तनों के रूपांतरण से होते हैं। इसमें कंद हमने देखा, कंद से आलू आपका है, घन कंद से बड़ा और केसर है, प्रकंद में प्याज है और प्रकंद में हल्दी और अदरक आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मूसला जड़ों के रूपांतरण को हमने देख लिया। ऊपर मूसला जड़ों के रूपांतरण से गाजर है, सलजम चुकंदर मूली इत्यादि है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है इसको देखा जा सकता है। देखते हैं तो ये वनस्पति विज्ञान उसके प्रमुख शाखाओं को देख सकते हैं। इसमें जनक कौन है तो वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेक्टस है, भारतीय वनस्पति विज्ञान के विलियम राक्स वर्ग है, वर्ग की यानी टॉक्सोनॉमी देखें तो कोरोस लिनियस है, सूक्ष्म जैविकी देखें तो लुईस पास्चर है, जीवाणु विज्ञान के लियोनहाक हैं, यानी इसके फादर, आनुवंशिकी के जे मेंडल इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स के फादर, रोग विज्ञान के जेल बटलर, प्रतिरक्षा विज्ञान के देखें तो एडवर्ड जेनर है, ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक गुण विज्ञान का वान वेयर है, यानी ये सारे आप इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए इसमें भौतिक विज्ञान विविध को भी शामिल करते हैं, क्योंकि भौतिक और केमिस्ट्री को भी इसमें शामिल करेंगे इस लेक्चर में। तो देखें भौतिक विज्ञान से विविध में भौतिक संबंधित महत्वपूर्ण खोज को देखें तो परमाणु की खोज जो वैज्ञानिक किए थे जाल डाल्टन किए थे 1808 में ही। परमाणु संरचना देखें तो नील्स बोर और रदरफोर्ड ने 1913 में ही कर लिए थे। गति विषयक न्यूटन ने किए थे 1687 में ही। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकरल ने 1896 में किया था। रेडियम के देखें मैडम क्यूरी ने किया 1898 में। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दिया था, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद देखें विद्युत चुंबकीय प्रेरण में देखें तो माइकल फैराडे ने 1831 में किया था। रमन प्रभाव सीवी रमन भारत के थे 1928 में। एक्स किरण खोज विल्हेम रार्टसन ने 1895। क्वांटम सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव विद्युत चुंबकीय नियम यानी क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टाइन, विद्युत आकर्षण के नियम कूलम्ब ने दिया था, इसका समय देख सकते हैं। फोटोग्राफी धातु में जेल स्नीपे ने समय देख सकते हैं। फोटोग्राफी कागज पर डब्ल्यू एक्स फॉल्टन, आवर्षाणी मेंडलीफ इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध के नियम जे.एस. ओम ने, और समय यहाँ दिया गया तैरने का नियम आर्किमिडीज ने, समय आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है।
तापनिक उत्सर्जन एडिसन ने, डायोड वाल्व सर जे.एस. फ्लेमिंग ने, ट्रायोड वाल्व डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने, नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी ने, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने, बेतार का तार मार्कोनी ने 1901 में दिया था। इसके बाद मात्रकों का एक पद से पद में परिवर्तन देख सकते हैं, यानी 1 इंच देखें तो इतना सेंटीमीटर, 1 घन फुट इतना सेंटीमीटर, 1 गज इत्यादि, ये सारी जानकारी इसमें इंपॉर्टेंट रूप से देखें तो आपका एंगस्ट्रॉम पूछता है कि एंगस्ट्रॉम 10 मीटर। और इसके बाद इसमें देख सकते हैं नॉटिकल मील यह है, फायदा मील इतना किलोमीटर है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें आप नोट कर लें, 1 हेक्टेयर देख सकते हैं इतना वर्ग मील है, 1 वर्ग मील 1 घन इंच इत्यादि है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 1 घन फुट यार्ड, 1 लीटर देखें तो इतना घन सेंटीमीटर है। लीटर और मीटर में ये चेंज का आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद 1 आउंस देख सकते हैं, एक डाइन को देख सकते हैं, 1 डाइन इसको इंपॉर्टेंट है, यानी बल की मात्रक डाइन आपका जो है। और अर्ग देखें तो ये कार्य का मात्रक है जूल, इसको भी अश्व शक्ति 740 वाट, 1 नाटिकल मील 1 फायदा, 1 मील को भी आप फलांक रूप में याद कर सकते हैं। 1 मील को देखें इतना फीट है, और यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी इतना फ़ारेनहाइट है जो मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन होता है। 50 डिग्री सेल्सियस इतना फ़ारेनहाइट, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर, तो दोनों सेम है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। माप तौल के विभिन्न मात्रक देखें तो लंबाई का मीटर, सिंबल यहाँ देख सकते हैं सारे जो इसमें इंपॉर्टेंट ज्योति तीव्रता देखें कैंडिला है, उष्मा ताप का केल्विन है, विद्युत धारा एम्पियर, कार्य ऊर्जा का जूल है, और यहाँ आप देख ही रहे हैं। इसके बाद कोण का रेडियन, यानी इसमें इंपॉर्टेंट उसको हम कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, आवृत्ति है, जड़त्वागुण किलोग्राम वर्ग मीटर, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आवेग का देख सकते हैं, आवेग और कोणीय संवेग का एक न्यूटन सेकंड किलोग्राम वर्ग मीटर, आवेग का ऊपर वाला दिया है, कोणीय संवेग यहाँ पर दाब का पास्कल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शक्ति का वाट है, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर है, श्यानता का न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, उष्मा चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस, विशिष्ट उष्मा देख सकते हैं, विद्युत आवेश का कूलाम, विभवांतर का बोल्ट, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत धारिता फैराडे, प्रेरक हेनरी यानी इंपॉर्टेंट है, प्रेरक हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, दीप्ति घनत्व लक्स इंपॉर्टेंट है, और यह तरंग दैर्घ्य का है। विभिन्न यंत्रों के उपकरण एवं आजकारक बैरोमीटर, ई टोरसोली इटली के, यह विद्युत चालक बाइसिकल का देख सकते हैं, यानी ये सारी जानकारी इसमें दिया गया, आप इसको एक बार देख लें। यानी इसमें खोज करता और वो जो दिए गए इसमें देखें, स्टीम इंजन कंडेंसर जेम्स वाट स्कॉटलैंड 1769 में इन्होंने कर दिया था, डायनामो माइकल फैराडे, और ये सारे जो इसमें खोज को एक ने, टेलीविजन यांत्रिक जेल वेयर ब्रिटेन, टेलीफोन ग्राहम बेल यूएसए, ट्रांजिस्टर जॉन वार्डन यानी 3 लोगों ने यूएसए 1948 में किया था, यानी सारे इसमें जो खोज को आप एक नज़र देख सकते हैं। चलिए केमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट को इसमें ऐड कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें देखें सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील ठोस तत्व, याद रखें ठोस तत्व, सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील ठोस तत्व लिथियम है, सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील तरल तत्व जो है सीजियम है, सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील गैसीय तत्व फ्लोरीन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता हीलियम की है, सर्वाधिक रेडियो सक्रिय प्रवृत्ति वाला तरल तत्व पेंसियम है, और सारणी में रेडियो सक्रिय तत्वों की संख्या 25 है। वह तत्व इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, वो हाइड्रोजन का प्रथम समस्थानिक प्रोटियम है। पृथ्वी प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली मात्रा में धातु एल्युमिनियम है। वह तत्व जिसमें श्रृंखला बनाने की सर्वाधिक चेष्टा होती है कार्बन में। सर्वाधिक हल्का तत्व हाइड्रोजन है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम 238 है। विद्युत का न्यूनतम सुचालक लेड धातु और सल्फर अधातु है। अधातु जो देखने में धातु सदृश आयोडीन और ग्रेफाइट है। पदार्थ जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन वो गंधक है। अक्रिय धातुएं प्लेटिनम और सोना है, ये अक्रिय धातुएं हैं। उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाली अधातु हीरा है। अत्यधिक फैलाव क्षमता वाला तत्व बोरान है। नाभिकीय संयंत्र में प्रतिष्ठितक के रूप में भारी जल D2O का प्रयोग होता है। सबसे नवीन खोजा गया तत्व देखें तो ये है ह्यूमन एटॉमिक नंबर 105 इका यानी EKS मरकरी एटॉमिक नंबर 112। पानी में रखा जाने वाला तत्व पीला फास्फोरस है। कैरोसिन तेल में मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन और सीजियम है। इसके बाद देखें शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। कृत्रिम विस्फोटक डायनामाइट है। रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम वैज्ञानिक वान थोप है। टिंचर आयोडीन एल्कोहल में आयोडीन है। कुछ बहुलकृत तत्व देखें ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस है। साधारण ताप पर पारा, गैलियम और सीजियम धातुएं द्रव हैं और शेष धातुएं ठोस हैं। साधारण ताप पर अधातु में ब्रोमीन द्रव है, शेष अधातुएं ठोस या गैस हैं। धातु में चांदी सबसे अच्छा सुचालक और शीशा कुचालक होता है। कार्बन को छोड़कर सभी अधातुएं नरम होती हैं। हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे अधिक कठोर है। रसायन विज्ञान संबंधित खोजों को देख सकते हैं। बोर ने किया था परमाणु खोज, बर्जेस ने उत्प्रेरक, बेकरेल ने रेडियोधर्मिता, चैडविक ने न्यूट्रॉन की, डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति, फैराडे विद्युत अवकरण सिद्धांत, मैडम क्यूरी एंड F जोलियांट ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता, लीवी ने रेडियोधर्मिता थी, लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन की, मेंडलिक ने आवर्त सारणी की, मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन आवेश की, मार्डले आधुनिक आवर्त सारणी के, आस्का वार्ड कमजोर विद्युत अवकरणों की, प्लैंक प्रकाश का तरंगी सिद्धांत की खोज किए थे। इसके बाद इसमें देख सकते हैं ये जानकारी है रदरफोर्ड न्यूट्रॉन की खोज और ये सारी जानकारी इसमें दी गई। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, टिंडल, युकावा इत्यादि को देख सकते हैं।
प्रमुख अम्ल स्रोत और उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल देखें तो हरा कशिश कहते हैं, प्राकृतिक हरा कशिश उपयोग देख सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और सोरा जो होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह है, एस्टिक अम्ल यह है, फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों, बर्रों, बिच्छू में, फलों और संरक्षित के अंदर पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल सारेल का वृक्ष में, बेंजोइक अम्ल घास पत्ते मूत्र में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ये देख सकते हैं जो अम्ल के रूप में हमें